वटी एक हेल्थ और ट्रैवल चैनल, और मेरे मन में भी और मेरे जितने मित्र हैं उनके एक स्वतः ही एक प्रश्न उठा कि ये लॉकडाउन की स्थिति में ब्लड डोनेशंस तो हम कर नहीं रहे हैं, तो अस्पताल किस तरीके से मेंटेन होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं डॉक्टर राजश्री बेरा को बुलाऊं। डॉक्टर बेरा, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, Dr. Rashri Bera is head of the immunohematology and blood transfusion medicine in Dr. SN Medical College, Jodhpur. And she is actually catering the need of all 2,500 beds which are there in the associated group of hospitals. तो डॉक्टर राष्ट्री, आज ये जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, इसमें जो प्रश्न स्वतः उठे हैं, मैं समझता हूं कि सभी एनजीओ के ये प्रश्न होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दें जिससे कि हमारे जितने एनजीओ हैं वो एनकरेज हों कि ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है। सबसे पहले प्रश्न तो मेरा ये है कि अभी जो स्थिति है उसमें क्या आपकी ब्लड सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो घट गई है, बढ़ गई है, या फिर आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ महसूस हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ उसके बारे में बताएं। सर, ब्लड की आपूर्ति में ब्लड की उसमें कमी आई है। दूसरा, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी कम हो गई है। मैं आपको बताऊं 50 to 60% रिक्वायरमेंट कम हुई है क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी सारी पोस्टपोन्ड हो गई है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जो ब्लड डोनेशंस हैं वो भी तो उसके अनुपात में बहुत ज़्यादा कम हो गए होंगे। सर, वो भी बिल्कुल आपने सही कहा, वो भी कम हुए हैं। और जैसा मैंने अभी कहा कि रिक्वायरमेंट कम हुई है, रिक्वायरमेंट जीरो नहीं हुई है, तो कम हमें अभी फिर भी 50 to 60% जो कम हुई, बाकी 40-50% हमें ब्लड चाहिए, हमें ज़रूरत है उन ब्लड की। या जो क्रॉनिक केसेस हैं या फिर जो ऐसे भी हैं जैसे आपके थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या फिर कोई कैंसर के मरीज हैं, उनको तो ब्लड चाहिए। जी सर, ऐसे क्रोनिक पेशेंट्स हमारे काफ़ी, जैसे थैलेसीमिया, कैंसर पेशेंट्स, कीमोथेरेपी पे जो चल रहे हैं पेशेंट्स, एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स हुए, और डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स हुए, इनको क्रोनिक हमें फ्रीक्वेंट इंटरवल पे ब्लड चाहिए होता है। लेकिन उसके साथ साथ इमरजेंसी वालों को भी ब्लड, इमरजेंसी केसेस है जैसे सिजेरियन है और अदर कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उनमें तो ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप अपनी आपूर्ति पूरा कैसे करते हैं? सर, उसमें हम जो भी वॉलेंट्री ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मेगा कैंप तो कैंसिल हो गए हैं हमारे। हाँ, यही हमारा कंसर्न है एक्चुअली। हमारे जैसे एनजीओज हैं, हम लोग लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के हैं, तो हम भी कोई भी कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा हम क्यूरियस थे जी ये जानने के लिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मेगा कैंप जो भी प्लान्ड कैंप्स थे सारे कैंसिल हो गए। इसके बाद भी सारे जो आपने बताया लॉयंस क्लब हैं, दूसरे और भी ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं ताकि जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतना ही ब्लड उनसे लें। और दे कीप अ स्मॉल ब्लड डोनेशन कैंप रुके नहीं हैं, बड़े कैंप कम हुए टू मेंटेन दी सोशल डिस्टेंसिंग। तो उसको हम किस तरह, ऐसा अभी एक जो प्रश्न इससे ही संबंधित एक प्रश्न ये है कि यदि ये जो आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे कैंप्स होते हैं, तो इसमें आपके जो डोनर हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरियन क्या रहता है? क्योंकि अभी तो कोरोना का महामारी चल रही है। जी सर, इसमें WHO के हमारे रिकमेंडेशंस के अलावा कुछ ऐड हुए हैं डेफरल पॉइंट जो हमारे पहले थे, उसके अलावा वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे इसमें अभी कोविड को देखते, कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोग सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, कि किसी भी जो भी डोनर है उसकी 28 डेज़ के अंदर कोई भी तरह की ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब वो कहीं उसका बाहर आना जाना नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ सिटी से वो नहीं आया हो या आके वापस नहीं गया हो, इस तरह की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री ज़रूर पूछते हैं। इवन ऑर्गेनाइजर्स को हमने कह रखा है कि आप डोनर को वहीं पर पूछ के भेजो कि कोई उसकी 28 दिन के अंदर कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो नहीं है। अगर उसकी है
तो ना भेजें। तो एक तो नंबर ये पॉइंट है। दूसरा जो है मेडिकल जो हिस्ट्री है, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो हम थोड़ा एडिशनल देखते हैं। पहले ऐसा होता था थोड़ा सा अगर उसको जुकाम वगैरह है तो ले लेते थे ब्लड, ये कोई डेफरल में नहीं आता था। लेकिन आजकल अभी जो कोरोना को देखते हुए किसी को भी सिंपल जुकाम है, खांसी है, उसको हल्का फीवर तो पहले भी था, और कोई भी बॉडी में उसको अनइजीनेस है, अनवेल है, तो वो डोनर डेफर होते हैं, उनका नहीं लेते। तीसरा जो है, हम उससे एक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी पूछते हैं। वो कोई कोरोना के पेशेंट के साथ, किसी के साथ उसका कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ है, उसका फ्रेंड, उसका रिश्तेदार, उसका घर वाला किसी इस कोरोना से तो ग्रसित नहीं हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अगर उसकी है तो उसमें नहीं लेते हैं, एटलीस्ट 28 डेज उसमें भी डेफर करते हैं। दूसरा, कई ऐसे डोनर अभी तक तो नहीं है पर अब आएंगे कि हम कोरोना हमें था लेकिन अब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है और हम अब नेगेटिव हो गए, तो हमारा आप ब्लड ले लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनका भी एटलीस्ट 28 दिन तक हम उनका ब्लड नहीं लेते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर नेगेटिव रिपोर्ट। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक होने के पश्चात भी। तो आप इस सब के लिए कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त जांच करते हैं, या सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे सर, ही है? सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे, इसमें कोई एडिशनल जांच नहीं होती, क्योंकि कोरोना का खुद की एक जरूर होती है, जो स्वैब लेते हैं वो हम नहीं ले रहे। एक जो प्रश्न है लोगों के दिमाग में जो भ्रांति फैला सकता है, और वो यह है कि क्या ब्लड से कोरोना फैलता है, ब्लड कंटामिनेशन से? जी नहीं सर, बिल्कुल। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि ब्लड से कोरोना नहीं फैलता, क्योंकि ये जो कोविड-19 अभी आया रिसेंट, अभी इसमें अभी कोई स्टडीज़ नहीं हुई है, लेकिन पास्ट ये तो अभी 2019 दिसंबर में हुआ, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। तो अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है कि ब्लड से फैला। लेकिन जो हम प्रीवियस कोविड फैमिली, ये एक जो है, इट इज़ अ लार्ज वायरस फैमिली, जो सालों पहले भी ये हुआ था। ये तो कोविड फैमिली वायरस का जो है, जैसे बहुत ही सीवियर डिजीज, सार्स नाम सुना होगा, सार्स कोविड है, मर्स कोविड है, जो किसी दैट इज़ सीवियर एक्यूरेटरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, वो भी इसी तरह का करीब इसी फैमिली का वायरस था। उनमें स्टडीज हुई है कि कोई केस रिपोर्टेड नहीं है कि जो कि ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैला हो, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक ने ये कोई रिपोर्ट केस नहीं करा, FDA से नहीं हुआ, CDC से नहीं हुआ, कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है। इसी बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ट्रांसफ्यूटेड बाय ब्लड। डॉक्टर राष्ट्री, एक प्रश्न मेरा और है कि ब्लड डोनेशन करने के पश्चात आप क्या कोई उनको इंस्ट्रक्शंस, विशेष दिशा निर्देश देते हैं? जी सर, ब्लड डोनेशन, पोस्ट डोनेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पहले भी होते थे, अभी भी दे रहे हैं। पहले जैसे हम ये कहते थे कि आप 15 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद में 24 घंटे तक स्ट्रीनियस एक्सरसाइज नहीं करें, और 24 घंटे में लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस देते थे। अभी इनके साथ हम और दे रहे हैं, जैसे कि हर एक डोनर को हम ऐसा जरूर बोलते हैं कि आप डोनेशन करके जाएं, उसके बाद में 14 दिन के अंदर अगर आपको कोई खांसी, जुकाम, बुखार या फ्लू लाइक सिम्टम्स अगर आए हों तो फिजिशियन को तो आप दिखाएंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ ब्लड बैंक वालों को भी इन्फॉर्म जरूर करें, ताकि हम जो हमारे जो स्टाफ जो उसके कांटेक्ट में आया, उसको हम कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए उनको भी क्वारंटाइन और उनको भी सारे सेफ्टी मेजर्स की बात करें। ओह, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक और बात है जो हमारे प्रश्न उठता है कि क्या आप लोग, आपका स्टाफ और आप कोई अतिरिक्त उसमें सावधानियां बरत रहे हैं, या वैसे ही जैसे नॉर्मल था वैसे ही? जी सर, इसमें थोड़ा हमें काफ़ी अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ रही है और बरत रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से फैलता है, एज एवरीबडी नोज दिस थिंग। तो जो स्टाफ है वो भी एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है, हैंड वॉश बार बार जब कोई किसी भी चीज़ के हाथ लगा रहा है तो वो हैंड वॉश कर रहा है, मास्क प्रॉपर पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, ताकि वो किसी ग्लव्स पहन रहे हैं। उसके बाद में नॉट ओनली स्टाफ
जो हमारा इवन इक्विपमेंट है उसको हम हाइपोक्लोराइड से, जैसे डोनर कोच है उसको हाइपोक्लोराइड से पहले क्लीन करते हैं। इवन डोनर जब ब्लड बैंक में एंटर होता है तो उसको सैनिटाइज करके, उसको सैनिटाइजर से हैंड क्लीन करके फिर उसको अंदर हम एंटर होने देते हैं। इतना? और नॉट ओनली दिस, इसके बाद इवन जो गाड़ी हम भेजते हैं, ये लोगों में बहुत अप्रेंशन है कि एम्बुलेंस में हम आ रहे हैं, उसी एम्बुलेंस में आपका स्टाफ भी जाता है, पेशेंट्स भी जाते हैं, तो कहीं हमें ना हो जाए। तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। जैसे ही वो डोनर को लेने जाते हैं, पूरी एम्बुलेंस की सीट हाइपोक्लोराइड से क्लीन करते हैं, हैंडल क्लीन करते हैं, जो भी पूरी इस गाड़ी को हम, एम्बुलेंस हो चाहे हमारी डोनर ये जो ब्लड वैन हो, उसको हम क्लीन करते हैं और उसके बाद ही उनको बिठाते हैं। और जब वापस उनको छोड़ते हैं तब भी सीट वगैरह हाइपोक्लोराइड से क्लीन करके उसके बाद भेजते हैं। यही नहीं, डोनर भी विद मास्क आते, भी विद मास्क लगा के ही आते हैं। अगर वो विदाउट मास्क आए तो वी प्रोवाइड मास्क टू देम और वो मास्क लगा के ही ब्लड डोनेट करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजश्री। एंड मुझे पूर्ण आशा है कि सभी दर्शकों को, और ख़ास तौर से जो NGOs हैं और ब्लड डोनेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को ये जानकारी बहुत अच्छी मिली है। और मेरी भी अपील रहेगी, डॉक्टर राजश्री से मैं कहूँगा कि एक अपील करें कि ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और ब्लड डोनर्स उसी इंटेंसिटी से ब्लड डोनेट करते रहें। डॉक्टर राजश्री जी सर, बिल्कुल। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को, ब्लड वॉलंटरी डोनर्स को मैं ये उनसे निवेदन करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं है। कोई भी तरह की आपको ना तो ब्लड देने से कोरोना होगा, ना ही आपका ब्लड किसी को चढ़ने से कोरोना होगा। आप बेझिझक आके ब्लड बैंक में या जहाँ पर भी जाएं, बिल्कुल बेझिझक ब्लड डोनेशन करें। कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल पर आने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है फिर कभी कोई अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।